हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट आपके क्लास 9 टू 10 और 11 12 वालों के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपका 50 अंक का सवाल पूछा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप चाहो तो आसानी से 50 में 40 नंबर लेकर आ सकते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ 35 नंबर लेके आना पड़ेगा 100 नंबर में से, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो। अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ आपको 20 नंबर लेके आना पड़ेगा 100 नंबर से, अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग में 40 नंबर लेकर आ जाती हैं तो। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसका प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में, जिसमें आपको 2019 से लेकर 2023 तक जितने सारे एग्जाम हो चुके हैं आपके बिहार स्टेट द्वारा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब कुछ डिटेल में। और आप देख सकते हो यहाँ पे विशेष सूची दी गई है, जो आप देख सकते हो 2020 के 2019, 20, 23 टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो आपको टोटल 224 पेज में रहेगा। ठीक है, जो आपको अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में 50 में 40 लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए तो आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। आप मुझे इस नंबर पर करके आपको व्हाट्सअप करना होगा, और आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा सिर्फ आपको 151 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और आप आज का जो प्रैक्टिस सेट आज हम कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हो 18/9/2023 का ये पहला क्वेश्चन पेपर है। टाइमिंग क्या थी पेपर की, तो 10 से 12:30। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का, डिटेल में समझते हैं आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। पहला ऑप्शन है प्रत्यात्मक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, या ऑप्शन डी तथ्यपूर्ण ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तथ्य से देखकर आप तथ्यपूर्ण ज्ञान टिक आउट मार्क कर देना, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट किए थे। क्यों किए थे कि पहला ऑप्शन देखा था तथ्य और तथ्यपूर्ण ज्ञान लिखा हुआ था, इसलिए पहला का आंसर डी टिक आउट कर दिए। तो आप ऐसा करोगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप आंसर टिक आउट नहीं कर सकते हो, बिना ज्ञान के आप बिहार स्टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी क्यों होगा कि तथ्य से संबंधित ज्ञान आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और जो आप प्रैक्टिस सेट लोगे, आप देख सकते हो क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में आसान भाषा में डिटेल में आपको समझाया गया है क्यों इसका आंसर आपका सी होगा। सेकंड ऑफ क्वेश्चन है, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था, या ऑप्शन डी समझ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना प्रक्रिया संश्लेषण कहलाता है। जब कोई 10 चीज़ अलग अलग बिखेरा हो, जब 10 चीज़ को आप एक जगह एकत्रित करते हो तो उसको संश्लेषण कहते हैं। और जो चीज़ एक जगह इकट्ठा हो और उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको हम विश्लेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संश्लेषण। इनमें एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्ययोजना से विकसित नहीं होता। कौन सा ऑप्शन है आपके पास जो आपके सामाजिक कौशल सहयोगी कार्ययोजना से विकसित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सुनना, पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है सहयोग, या ऑप्शन डी प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है व्याख्या, कार्यभार, परियोजना, या ऑप्शन डी संगोष्ठी। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती आंसर करेंगे। उम्मीद में मुझे पता है कि वो सारे बच्चे क्या आंसर टिक आउट कर रहे होंगे, और वो क्या सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर मैं बताता हूँ कि ए टिक आउट करते होंगे व्याख्या।
लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, संगोष्ठी। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे कम आकर्षक विधि है आपका संगोष्ठी। संगोष्ठी क्या होता है? तो संगोष्ठी उसे कहा जाता है जिसे आप किसी भी चीज़ का सिर्फ़ व्याख्या देकर या फिर समझाकर उसे छोड़ दिया जाए। उसके बारे में डिटेल में बात ना किया जाए, चर्चा कर कर छोड़ देना संगोष्ठी कहलाता है। ये सही रहेगा आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी से वास्तविक समस्या से शामिल करता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी या ऑप्शन डी श्रुतलेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रुतलेख वो शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी वास्तविक समस्या को शामिल करता है। श्रुतलेख का अर्थ सुने हुए लिखना या सुनकर लिखना होता है। इसे आप इमला के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिक्षार्थी निष्क्रिय कब होते हैं? मतलब जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो कब पैसिव होते हैं, कब एक्टिव नहीं रहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परियोजना विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी अनुसाधन विधि। तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जब आप बिहार में टीचर बन जाओगे, तो जब आप सिर्फ़ किसी भी चीज़ का व्याख्या दोगे, तो बच्चे आसानी से नहीं समझते हैं, बच्चे का ध्यान उसमें नहीं लगेगा। जब तक आप उसमें कोई खोज विधि का प्रयोग नहीं करो, कोई रोल प्ले आप नहीं करोगे, तो बच्चों को बोरिंग फ़ील होगा क्योंकि आपके बच्चे भाषण सुनने में, व्याख्या सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए सबसे कम अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है आपकी व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परिस्वाद एक प्रकार का क्या है? खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, व्याख्यान विधि है या ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका परिस्वाद है वो आपका रोल प्ले एक विधि मानी जाती है जिसे आप इंग्लिश में रोल प्ले के नाम से जानते हो और प्रदर्शन विधि आप हिंदी में कहते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अनुवाजी का क्या अर्थ होता है? जिसे आप इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक के नाम से जानते हो, तो अनुवाजी का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो ह्यूरिस्टिक मतलब ही होता है जाँच करना। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाँच करना। ह्यूरिस्टिक इंग्लिश में बोलते हो और हिंदी में अनुवाजी। अनुवाजी का मतलब जाँच करना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल का स्वाभाविक प्रवृत्ति है जहाँ खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है किसने कहा था? पहला ऑप्शन है केल्डवेल कुक ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। आपने बीएड में और सीटेट में आपको बताया गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग राइट आंसर टिक आउट करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये आपके कैलवेल कुक ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर आयोग ने इसका आंसर डी माना था। डी आपके जो है मॉन्टेसरी थी, बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया था। इसका आंसर आयोग ने विकल्प डी माना था, तो आप लोग भी इसका आंसर डी मानना क्योंकि आपका आयोग ही आपका सबसे पहले आएगा। आवेग आवेग जो आंसर मानेगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आयोग ने इसका आंसर डी माना था, तो आप इसका आंसर डी लेकर ही चलना और इसे नोट डाउन आप कर लेना। भ्रमण विधि विकसित करता है। भ्रमण विधि क्या विकसित करता है? सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भ्रमण विधि द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है जो आपके इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ज्ञात होता है। उसे प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षक की भागीदारी या ऑप्शन डी शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा।
अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार-बार ये सवाल आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में पूछा जाता है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, व्याख्यान विधि है या ऑप्शन डी निर्देश विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना था, निर्देश विधि। और आप यहाँ देख सकते हो कि नोट में दिया गया है, निर्देश विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर उत्तर डी माना था। तो इसका राइट आंसर आप डी टिक आउट करना। लेकिन बात की जाए आगमन विधि की, तो आगमन विधि आपका स्टूडेंट सेंटर विधि माना जाता है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले बच्चों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, और आपके निर्देश विधि में आपके टीचर विधि माना जाता है। लेकिन आयोग ने इसका जस्ट अपोजिट कर कर इसका आंसर डी टिक आउट किया था। तो आप लोग डी टिक आउट करना, अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका राइट आंसर आप डी टिक आउट करोगे। पारंपरिक शिक्षण क्या है? निगमन, सम्मिश्रित, ऑप्शन सी है खेल आधारित या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है? निगमन विधि, खेल आधारित, सम्मिश्रित या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। आपको बताना है कि जनरल टू स्पेसिफिक उपागम किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निगमन सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शिक्षण केंद्रित शिक्षण कौन सा है? टीचर केंद्रित शिक्षण क्या है, आपको ये बताना है। प्रजातांत्रिक, सत्तावादी, रचनात्मक या ऑप्शन डी आलोचनात्मक निर्णय वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माप में पहला चरण है परीक्षण का अंकन, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास या ऑप्शन डी क्या मापना है इसका निर्णय। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में नए नए क्वेश्चन बन नहीं सकते। क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे सिर्फ लैंग्वेज को डिफरेंट कर कर सवाल बनाए जाते हैं, इसलिए आपका आर्ट ऑफ टीचिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। माप का पहला चरण क्या मापना है इसका निर्णय करना होता है। कौन दिया था मापन का 4 स्तर? तो स्मिथ एस्ट्रोस का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने 4 माप स्तर बताया था। पहला बताया था नामिक मापक, दूसरा क्रमिक मापक, अंतराल मापक और चौथा अनुपात मापक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में सबसे गुंजाइश किसका कम है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, आकलन, माप या ऑप्शन डी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता की शक्ति प्रदर्शन का विकास का मात्रा मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अंतिम स्थिति को जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति करना या ऑप्शन सी छात्रों का चयन करना या ऑप्शन डी छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। और ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में सही क्रम क्या है, और जब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका एक नंबर कटना मतलब एक नंबर कटना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी आपसे बन पाएगा जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप आर्ट ऑफ टीचिंग में स्कोर नहीं कर सकते हो। आसान से आसान क्वेश्चन में भी आप गलती कर कर अपना एक नंबर गवा दोगे। और आपने देखा होगा जो ऐसे कैंडिडेट जिनका स्टेट 2023 क्वालिफाई नहीं हुआ, उसका मेन रीज़न था आर्ट ऑफ टीचिंग में कम नंबर लाना। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में जब नंबर आप अधिक ला देते हो तो आप 100 में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप बिहार स्टेट क्वालिफाई कर लेते हो। क्योंकि आपका आर्ट ऑफ टीचिंग लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछता है, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसे आप बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। और प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में,
244 पेज जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका परीक्षण होता है, उसके बाद आपका मापन होता है, उसके बाद आकलन होता है, उसके बाद आपका मूल्यांकन होता है। हमेशा याद रखिएगा मूल्यांकन जो है हमेशा आपका लास्ट में होता है। इस तरह भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे कि लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन जो लास्ट में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। निम्नलिखित में किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा अभी आपको कराया जा रहा है, निबंध, संक्षिप्त उत्तर या ऑप्शन डी समापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? पहला ऑप्शन है संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर या ऑप्शन डी बहुविकल्पीय प्रश्न। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं होता, वीडियो को लाइक भी करना होता है और शेयर करना होता है अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स के पास। क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करोगे तभी आपके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो आपको एग्जाम में 50 में से 30 नंबर 40 नंबर लाने में सहायता होगा। तो वीडियो को लाइक करोगे तभी आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बाद बिहार स्टेट के बाद बीपीएससी का बहुत जल्द आप लोग के लिए क्लास लाया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक कीजिए जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, असंरचित निबंध। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः किस मापने के लिए किया जाता है? मतलब जो आपका प्रोजेक्टिव तकनीक है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है खुफिया ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व, चौथा ऑप्शन है उपयुक्तता। तो आपका जो प्रोजेक्टिव परीक्षण होता है वो आपके व्यक्तित्व मूल्यांकन के तरीके के लिए किया जाता है, जिसमें परीक्षण उत्तेजनाओं या निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता विषयों की उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में ज्ञात हो सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः किसका प्रयोग किया जाता है? कार्यक्रम के दौरान, हर समय, कार्यक्रम के अंत में या ऑप्शन डी कार्यक्रम के स्टार्टिंग में। तो जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है हमेशा आपके सीखने के आकलन के बाद ही किया जाता है। लास्ट में आपने कितना सीखा, कितने आपने मेरी बातों को सुनकर आपने कितना ग्रहण किया, कितने आपके अंदर समझदारी पैदा हुई, कितनी आपकी समझ बढ़ी, ये सब कुछ आपके कार्यक्रम के अंत में किया जाता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आम तौर पर योगात्मक मूल्यांकन है चल रहा है, सतत, निर्णय प्रमाणित करना या ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समेटिव एवल्यूएशन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समेटिव एवल्यूएशन क्या होता है। समेटिव एवल्यूएशन आपने देखा होगा कि आपके पेपर जो होता है साल में, जैसे जब आप मैट्रिक में थे, जब आप 12 में थे, जब आप ग्रेजुएशन में थे, तो आपका पेपर आपके 6 महीने पे या साल भर में एक बार होता है। तो उसे समेटिव एवल्यूएशन के नाम से जानते हैं। जो आपके हर महीना पेपर हो, हर महीने वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, डेली टेस्ट हो, उसे फॉर्मेटिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ऐसा एग्जाम जो आपके 6 महीने में साल भर में, उसे समेटिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में बताना कि कौन सा उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं आपके समेटिव एवल्यूएशन के लिए। पहला ऑप्शन है दैनिक कार्य। दैनिक कार्य इसलिए क्यों नहीं होगा? तो दैनिक कार्य आपका डेली डेली बेस्ड टेस्ट है और डेली बेस्ड टेस्ट क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव टेस्ट। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। मौखिक पूछताछ, तो मौखिक पूछताछ कब होता है? डेली होता है। ओरल टेस्ट आप स्कूल गए, आज पता चला कि आज आपका ओरल टेस्ट है, तो आपको पछतावा होगा क्यों आज मैं स्कूल आ गया। तो ऐसे टेस्ट आपके फॉर्मेटिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। शिक्षक अवलोकन, शिक्षक अवलोकन जो है, जैसे कि डेली शिक्षक अवलोकन हो सकता है। आप स्कूल गए, टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि बताओ आज आपका टेस्ट है, जो मैंने कल बताया, जो कल मैंने आपके क्लास में पढ़ाया था,
आपने कल क्या-क्या समझा, क्या-क्या आपने समझ आई, आज सब कुछ आप बता दो। तो आपके शिक्षक अवलोकन के अंदर आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचा आपका परीक्षण, जो आपके समेटिव टेस्ट के अंतर्गत आता है, जो आपके साल में या 6 महीने पे आपका एक बार टेस्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या क्या है? आवृत्तियाँ, वर्ग सीमाएँ, चौथार्क या ऑप्शन डी मध्य बिंदु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आवृत्ति, जिसे आप इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मोड, रेंज, चौतार्क या ऑप्शन डी मतलब। किसी भी आपने डाटा, जब कोई अधिकतम डाटा दिया हो और एक न्यूनतम अंतर दिया हो, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, रेंज। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के सीखने की कठिनाइयों का निर्धारण कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है चिन्हित करने के लिए निबंध है। छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है। या ऑप्शन डी, वे जटिल सीखने के परिमाणों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन-सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप देख सकते हो इस सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में 100% आएगा। पहला ऑप्शन है मिलान, एमसीक्यू, समापन या ऑप्शन डी संक्षिप्त उत्तर। तो आप देख रहे हो कि आजकल जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, सब क्वेश्चन आपके जितने सारे एग्जाम में सब एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहे हैं। और वही सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है कि सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो आपका एमसीक्यू है, जो आप एग्जाम में जाकर कंप्यूटर पे आप बैठोगे तो भी आपका क्वेश्चन आंसर आपके एमसीक्यू पैटर्न में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक किसे माना जाता है? ये सवाल मैंने साइकोलॉजी में आपको बता रखा हुआ है। तो अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो या आपने सीटेट पढ़ा होगा या आपने बीएड पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। पहला ऑप्शन है टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड या ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिनेट। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक आपके अल्फ्रेड बिनो को माना जाता है, जिन्होंने 1904 में इसका परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा के अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में किस राज्य के शासक से छीन लिया था? अब आपका सवाल स्टार्ट होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 20 नंबर का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार स्टेट में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास है तो क्वेश्चन को और आंसर और साथ में जितना डिफिनेशन दिया गया, इसे आप सारा पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ोगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा नहीं मारोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर बताने के बाद आप पूरा आंसर को आसान भाषा में समझोगे, तभी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और बिहार स्टेट 2024 आप क्लियर कर पाओगे। इसलिए सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको डिफिनेशन को भी समझना है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, मैसूर या ऑप्शन डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्ष 1509 की बात है, जहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस डी अल्मीडा का स्थान लिया था। तो इसी तरह आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है और याद करते चलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। बात कीजिए बाराचुक्की जलप्रपात की, तो आपके कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, मांड्या जिले के अंदर।
जो आपके शिवाना समुद्र जलप्रपात का एक हिस्सा माना जाता है, जो आपके कर्नाटक से लगभग 69 मीटर ऊँचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राउन एटीएम, जिसे आप स्वचालित टेलर मशीन के नाम से भी जानते हो, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ब्राउन एटीएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड पर्यवेक्षक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक से स्वामित्व नहीं मानी जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों में नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग इसका आंसर पता होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बिना प्रैक्टिस आपको आंसर याद नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिस तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप डेली 50-100 क्वेश्चन रिपीट में आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर आपका अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, जो आपके एग्जाम के अंदर दिखेगा आपका कॉन्फिडेंट। तो बिना कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंट नहीं आता। प्रैक्टिस करोगे तभी आपका अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। पहला ऑप्शन है चौकीदारी, हाथी, विकास या ऑप्शन डी मालवा। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदारी कर का विरोध कर अपने ब्रिटिश सरकार के सामने विरोध जताया था। चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, चौकीदारी। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। आप देख सकते हो कि कितना सारा क्वेश्चन है और मेरा मोबाइल भी डाउन हो सकता है, इसलिए मैं आज आपको 34 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें आपको 2019 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर 217 2024 पेज हैं आपको, जिसमें आपको 2019 से लेकर 20 23 में जितने सारे क्वेश्चन हुए थे, 19 में जितने सारे क्वेश्चन हुए थे, 20 में जितने सारे क्वेश्चन हुए थे, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे शिफ्ट वाइज एग्जाम डेट के साथ मेंशन करते हुए, और काफ़ी डिफिनेशन के साथ। आप देख सकते हो कितने आसान भाषा में आपको डिफाइन करके दिया जा रहा है। और आर्ट ऑफ टीचिंग जो आपको 50 नंबर का पूछेगा, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप आसानी से 50 में आप 40 ला सकते